एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रहमान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 20 को। तो भैया फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 20 को। चलिए जल्दी से सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 20 को। ऑल सेट, सभी सेटिंग वगैरह प्रॉपरली हो गई है। चलिए फटाफट से बाकी लोग भी लाइव आइए जल्दी से। आप लोगों को मैंने बताया है कि अब से हम लोग 6, साढ़े 6 के लगभग से सीधे लाइव क्लास को रखेंगे और सीधे लाइव हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो लोग लाइव नहीं भी है, जिन लोगों को मैंने वैसे कल भी टाइमिंग बताया है, तो जो लोग अभी तक लाइव नहीं है जल्दी से लाइव आइए, फिर हम लोग 1-2 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया है, रजिस्टेंस के कलर कोडिंग के बारे में पढ़ा है, करंट के बारे में पढ़ा है, रजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में पढ़ा है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में पढ़ा है। साथ के साथ में हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जितने भी बेसिक थिंग थी वो सब हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कवर किया है। साथ के साथ में हम लोगों ने बच्चों स्टडी किया है डीसी नेटवर्क एनालिसिस। तो डीसी नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं केसीएल और केवीएल को। काफ़ी अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखे हैं। साथ के साथ में हम लोगों ने स्टडी किया है नेटवर्क थ्योरम को। तो नेटवर्क थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलमैन थ्योरम। ये अलग अलग से थ्योरम हम लोगों ने देखा है। और कल इन्हीं थ्योरम पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव भी किए हैं जो गेट में पूछे गए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए एक चीज़ को बेटा दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तो तब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोगों का हुआ है, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। क्योंकि काफ़ी कंटेंट ऐसा है, ये थ्योरम वगैरह एक बार फिर से रिपीट होंगी, थ्योरम वगैरह एक बार फिर से आएंगी बच्चों, जब हम लोग देखेंगे कि एसी सर्किट्स में थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। साथ के साथ में हम लोग यहाँ पर ट्रांजिएंट भी स्टडी करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एसएससी जेई से लेकर गेट और ईएस हर तरह के स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीखेगा। तो स्टूडेंट, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ एसी, या कुल मिला के कहें कि एसी सर्किट एनालिसिस को हम पूरा स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो देखिए, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एसी। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों फंडामेंटल ऑफ एसी, फंडामेंटल ऑफ एसी। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि फंडामेंटल ऑफ एसी के लिए जब तक बेटा आप लोग वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अर्थमेटिक सम कैसे करते हैं या वेक्टर सम हम लोग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो अभी तक डीसी में हम लोगों ने सिर्फ अर्थमेटिक सम किया या अर्थमेटिक रिजल्टेंट निकाला है। अभी बेटा हम लोगों को देखना है कि वेक्टर डायग्राम कैसे बनते हैं या वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कैसे लेते हैं। तो देखिए, मशीन के सेक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि वोल्टेज बनती कैसे है। मशीन में ऑलरेडी जनरेटर में हम लोग देखेंगे कि बच्चों वोल्टेज कैसे बनती है। तो आपको वोल्टेज बनने का क्या पैटर्न सिखाया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, व्हेन ए कंडक्टर कट्स ए फ्लक्स, जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है या
वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है या दोनों में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव चेंज होता है तो कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, व्हेन ए कंडक्टर कट्स ए फ्लक्स और फ्लक्स कट्स ए कंडक्टर और एनी रिलेटिव चेंज टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। तो देखिए ये इस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग जनरेटर बना देते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ एसी में हमारा मेन पर्पज ये नहीं है कि एसी में साइनसोइडल बनती कैसे हैं। हम लोगों का मेन पर्पज क्या है कि जो साइनसोइडल सप्लाई हम लोगों को मिल रही है, जो साइनसोइडल सप्लाई हम लोगों को मिल रही है, वो साइनसोइडल सप्लाई का एप्लीकेशन और बिहेवियर क्या है। तो हम लोगों को यहां पर ये स्टडी नहीं करना है कि साइनसोइडल बनते कैसे हैं, हम लोग को यहां पर स्टडी करना है कि साइनसोइडल का अलग अलग से एप्लीकेशन क्या क्या है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ एसी में, तो बेटा हम लोग ये लेकर चल रहे हैं कि हमें जो मिला है फंडामेंटल ऑफ एसी में, हमें जो मिला है कि वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हुई है, हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई है E बराबर E मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो यहां पर ITI से लेकर बीटेक डिप्लोमा हर तरह के स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ चीजें रहने वाली हैं। E बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी। तो देखिए बच्चों, ये वेवफॉर्म किसकी, अगर हम लोग ये देखें तो ये इक्वेशन किसका है, हम लोग कहेंगे कि ये साइनसोइडल के लिए इक्वेशन है। ये क्या है, साइनसोइडल के लिए इक्वेशन है। तो साइनसोइडल के लिए इक्वेशन में आप लोग को ध्यान ये देना है, अगर हम लोग ये कहें कि ये कौन सी वैल्यू है, तो बेटा ये वैल्यू होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक मान, कि किसी भी समय पर आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी समय पर वोल्टेज या करंट का वैल्यू, तो इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहां इसको देखिए, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसको कहेंगे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू। P यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम और ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए अगर ओमेगा टी को मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करूं तो जनरली सिर्फ यहां पर क्या है कि आप ओमेगा टी को आप बेटा घड़ी से रिलेट कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी एंगल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ओमेगा टी, यहां पर देखिए टाइम टी किस में है, सेकंड में आएगा, और ओमेगा किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में। तो ओमेगा टी क्या है कि ओमेगा टी सिर्फ आप देखेंगे कि ओमेगा टी अगर टोटल है तो बेटा यहां बनता है ये एंगल, ये होता है एंगल। और कुल मिला के आप टोटली इसको डिफाइन करेंगे, बेटा एक घड़ी ले लीजिए इसको समझने के लिए ना, क्योंकि यहां किसी तरह की आप लोगों को कोई जल्दी नहीं है। यहां पर एक घड़ी ले लिया आपने समझने के लिए, तो यहां पर हमने कहा कि इस घड़ी में बजता है भैया 12, या हम लोग कह सकते हैं कि 0 o'clock। यहां पर क्या है कि 0 o'clock या फिर 12 बजे है। तो देखिए घड़ी में समय को बताने का जो तरीका है, घड़ी में समय को बताने का तरीका ये है कि 1 बजे को आप ये भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज 30 डिग्री, और बेटा 11 बजे को आप ये भी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। तो घड़ी में अगर समय हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ये ना लिखें, 1 2 3 4 5 ये सब चीजें हम लोग ना लिखें, 2 3 4 5 एंड 6 ये चीजें बेटा हम लोग ना लिखें। हम लोग सिर्फ रिलेट करें कि यार अगर 1 बजा है तो हम क्या कहें, क्लॉकवाइज 30 डिग्री, 2 बजे हैं क्लॉकवाइज 60 डिग्री, 3 बजे हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो देखिए ये जो घड़ी है या कुल मिला के जो एंगल है जनरली बस रिप्रेजेंट करेगा एक वॉच की तरह है कि बस एंगल आप लोगों को देखकर चलना है। तो ये वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है, टाइम और एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि जनरली क्या है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग बेटा यहाँ वेवफॉर्म देखते हैं कि वेवफॉर्म किस तरह की बन जाती है। तो वेवफॉर्म में यहां पर लेंगे हम लोग ओमेगा टी। तो ओमेगा टी मैंने आप लोग को समझाया, ओमेगा टी का मीनिंग क्या है कि वो एंगल है, मीनिंग क्या है कि एंगल है। अगर हम लोग वोल्टेज या इस वोल्टेज के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू E या फिर हम लोग करंट के लिए किसी के भी लिए वेवफॉर्म बनाएं तो इसका वैल्यू क्या है कि ओमेगा टी का वैल्यू बेटा आप 0 से लेकर 45 90 180 ये सब रखते चले जाइए। तो जब साइन 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम लोग यहां ये रखें 45 डिग्री या 90 तो 90 डिग्री पर वैल्यू ये मिलेगा हम लोगों को, फिर 180 डिग्री तो वैल्यू ये मिलेगा, फिर 270 पर वैल्यू कुछ ये मिलेगा, और 360 पर वैल्यू ये मिलेगा।
तो जब भी हम लोग इस वेव फॉर्म को बनाएंगे तो वेव फॉर्म मिल जाएगी हम लोगों को ये, और इसी को बेटा हम लोग क्या लिख रहे हैं कि E बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो E बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब देखिए अगर मैं ये कहूं बेटा ये क्या है यहां पर 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ये क्या है यहां पर 270 डिग्री, ये क्या है 360 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जो वैल्यू मिल रही है इसको क्या कहने वाले हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि आपने पूछा कि नहीं यार मुझे तो 0 नहीं चाहिए 90 नहीं चाहिए, मुझे तो यहां पर ये कुछ वैल्यू चाहिए ये, तो मैंने इसको बेटा ले लिया ये E1, ये ले लिया T1, ये ले लिया मैंने T2 और ये ले लिया E2। यानी कि टाइम के साथ साथ, या देखिए मैंने टाइम और एंगल को यहां पर समझाया है, यानी कि समय के साथ साथ या किसी पर्टिकुलर एंगल पर ये सब वैल्यू बदलती जा रही है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ही बेटा ये है कि किसी भी समय वोल्टेज या करंट का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी समय करंट या वोल्टेज का वैल्यू आप कैसे डिफाइन करने वाले हैं। तो यही हमारा क्या है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्लियर है? तो अब देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आप लोग समझ गए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीनिंग क्या है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीनिंग क्या है, अगर वो कहे आपसे कि आप 30 डिग्री पर बताएं, 45 डिग्री पर बताएं, 60 डिग्री पर बताइए, तो आप आसानी से देख पाएंगे। 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा लैपी में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूं बेटा। वन मिनट प्लीज। चलिए तो देखिए यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू से लेके हर एक चीज तक अगर हम लोग ये कहें कि जो हमने स्मॉल लिखा है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि एंगल के साथ साथ में वैल्यू बदलती चली जाएंगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर हम लोग कहें इसको क्या कहेंगे बेटा हम, मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड, या फिर एम्पलीट्यूड, हम लोग क्या कहने वाले हैं, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, या फिर हम लोग कहेंगे पीक वैल्यू। ओके, अब देखना को ये है कि कई बार पीक टू पीक वैल्यू के बारे में जिक्र कर देते हैं, तो ये क्या है निगेटिव का पीक, ये क्या है बेटा पीक टू पीक, तो इसको यहां से मिलाइए, इस वैल्यू को कहते हैं बेटा पीक टू पीक वैल्यू। इस वैल्यू को क्या कहेंगे, पीक टू पीक वैल्यू। तो ये कुछ बेसिक है, देखिए फंडामेंटल ऑफ एसी में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा यहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल से वे में बस पढ़ना शुरू करें कि यार E बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी। जब भी हम एसी को पढ़ना शुरू करते हैं तो E बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल। अगर अलग अलग देखें तो ये टाइम है और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक घड़ी से हम लोगों ने रिलेट किया है, टोटली एक वेव फॉर्म में हम लोगों ने ये बनाया है। क्लियर है? अब देखना ये है कि फेज डिफरेंस के हिसाब से यहां पर बेटा हम लोग देखिए इस बेसिक में बस इतना ही आप पढ़िए। आप यहां इतना करने के बाद में एक भी न्यूमेरिकल या एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं बचने वाला है जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो बेटा यहां पर आप लोगों को ये चेक करना है, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल को अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अगर बेटा आपको ये दे दिया है कि E1 बराबर आपको दिया है E मैक्स साइन ओमेगा टी, ये कहा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। और बेटा आपको दिया है कि या चलिए E बराबर या I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी, बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए बेटा हम लोगों को इसको इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे बेसिक की में चाहे आप मशीन की बात करें, पावर सिस्टम की बात करें, एसी एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए जब भी हम लोग वेक्टर डायग्राम के लिए बेसिक देख रहे हैं, वेक्टर डायग्राम बनाना हम लोग सीख रहे हैं, तो जब भी सिर्फ ये वोमेगा टी लिखा होगा, वोमेगा टी, तो आपको ये लेना है ओरिजिनल जो हम लोगों ने पढ़ा है, वोमेगा टी का मतलब है कि क्वांटिटी 0 से स्टार्ट होगा, क्वांटिटी 0 से स्टार्ट होगा। अब देखिए अगर मैं फेजर डायग्राम समझाऊं बच्चों आप लोगों को, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा टी।
क्या लिखा है, ना तो इसमें कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है, आपको एकदम सिंपल मेथड से समझा रहा हूं। अब देखिए ये कहां से बताया मैंने कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो हमने वोल्टेज के लिए बेटा ये बना लिया कि वोल्टेज का वेवफॉर्म ये है। यहां पर हम लोग ले रहे हैं करंट और वोल्टेज के लिए, क्लियर है। तो यहां देखेंगे कि E बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी, क्या है, वोल्टेज को हमने बना दिया है। अब देखना ध्यान से कि ये वैल्यू, करंट भी कहां से स्टार्ट होता है, आप कहेंगे कि सर बढ़िया है, तो ये भी 0 से स्टार्ट होता है। तो इनमें बेटा समझने में आपको आसानी होगी, यहाँ 90, 180, 270 एंड 360 आप मार्क कर लीजिए 0 है। तो करंट भी देखिए, वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्लियर है, 0 से स्टार्ट होगा, फिर कहां 90 पर फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर यहां से ये वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन आएगी, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये वेवफॉर्म बना दिया बेटा हम लोगों ने, इन दो इक्वेशन के हिसाब से ये वेवफॉर्म हम लोगों ने बना दिया है, क्लियर है। अब देखिए इसी वेवफॉर्म को बनाने का एक दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसी वेवफॉर्म को बनाने का एक दूसरा तरीका देखिए, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहां लिख दीजिए 0 डिग्री रेफरेंस, क्लियर है, 0 डिग्री रेफरेंस आप लोगों ने ले लिया, जहां पर ओमेगा टी में ना कुछ प्लस है ना माइनस है। आपको एकदम सिंपल मेथड से लेकर चल रहा हूं, बहुत ज्यादा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बता रहा हूं, सिंपल वे में आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पर ओमेगा टी है, सिर्फ ओमेगा टी, ना कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 डिग्री पर लाई करेगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से करा है आपने, 0 से। तो ये आपने ले लिया कि भैया ये तो वोल्टेज है E। फिर देखिए I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी, तो ये भी 0 पर एग्जिस्ट करेगा, तो आप इसको क्या बनाएंगे, I। अब देखिए अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, अगर हम लोग फेज डिफरेंस की बात करें, तो यार सिंपल वे में फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच में, वैसे मैं बताऊं फेज डिफरेंस तो करंट और करंट, वोल्टेज और वोल्टेज के बीच में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग पावर फैक्टर या फेज डिफरेंस पर डिटेल में जाएं तो क्या है कि किसी भी समय ये क्या ले रहे हैं हम लोग कि वोल्टेज और करंट में जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये होता है बेटा फेज डिफरेंस, क्लियर है, क्या लिया है, फेज डिफरेंस। अब देखो ध्यान ये देना है, ये क्वांटिटी भी 0 से स्टार्ट हुई है, सेम टाइम पर 90 पर गया है, सेम टाइम पर 90 पर, यानी कि सेम टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू गया है, सेम टाइम पर फिर 0 हुआ है, सेम टाइम पर सेम एंगल पर अगेन नेगेटिव हुआ है। तो जब भी ये दोनों क्वांटिटी 0 से स्टार्ट होता हो, तो हम बेटा फेज क्वांटिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, फेज डिफरेंस 0 डिग्री। और ये सिर्फ यहां से नहीं, आप यहां से भी देख सकते हो, क्योंकि ये मेथड हम लोग आगे तक यूटिलाइज करते रहेंगे। तो बेटा कितना लिया है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है, आप क्या लिखेंगे कि फाई बराबर 0 डिग्री। ये आपको फेज डिफरेंस के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस कुछ इस तरह का दिया गया है कि E बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब दिया है कि I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस के 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा हम लोगों को फेज डिफरेंस बताना है, तो हम तो एकदम देख के बता देंगे कि कितना है, लेकिन इसको ड्रॉ करके बनाइए, क्योंकि यहां पर हम लोगों का मेन मोटो सिर्फ फेज डिफरेंस बताना नहीं है बच्चों। यहां पर हम लोगों का मेन मोटो यह है कि कितने इफेक्टिव वे में आप फेजर डायग्राम के लिए अपना बेसिक को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फेजर डायग्राम हर एक इंजीनियर के लिए सरदर्दी बना हुआ है। और जितना भी मशीन में फेजर डायग्राम है या जितना भी पावर सिस्टम में फेजर डायग्राम है, इन सबका बेसिक बेटा यहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फोर्स आप लोगों को कर रहा हूं कि इस कंटेंट को आप समझने का प्रयास करें, कोशिश करें। अब देखिए अगर हम लोग देखें, हमने क्या करना है कि दोनों मेथड से बनाना है ओमेगा टी। देखिए बेटा यहां वोल्टेज में क्या है, आप कहेंगे सर बस ओमेगा टी है, तो बेटा इसका मतलब है कि हमने वोल्टेज को स्टार्ट किया है 0 से, वोल्टेज को 0 से स्टार्ट किया है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया और ये 360 हो गया।
वोल्टेज और करंट के लिए बना रहे हैं हम लोग। देखिए इसका मतलब क्या है कि ओमेगा टी -30 डिग्री, -30 डिग्री का मतलब क्या है? -30 डिग्री का मतलब ये है कि अगर ये 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है तो ये 30 डिग्री डिले शुरू होगा। तो 30 डिग्री डिले का मतलब है बेटा ये 30 डिग्री यहां से बाद में शुरू होगा। तो जब 30 डिग्री बाद में शुरू होगा तो अपना मैक्सिमम वैल्यू भी 30 डिग्री बाद में अचीव करेगा। फिर ये जो वैल्यू आप लोगों को देगा, क्या दे रहा है? इस वे में। तो आप स्टार्ट के समय पर ही देख लीजिए, स्टार्टिंग के समय पर जब आप लोग देख रहे हैं तो ये एंगल कितना है दोनों के बीच में? फाई बराबर 30 डिग्री। अभी लैगिंग और लीडिंग सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज को लेकर। अब देखिए अगर हम लोग 0 डिग्री रेफरेंस इसको ले लें, 0 डिग्री रेफरेंस, तो बेटा ये क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब क्या है भैया? वोल्टेज कहां एग्जिस्ट करेगी? यहां पर। इसे 30 डिग्री पीछे क्या ड्रॉ करे? करंट ड्रॉ करना है। तो यहां से करंट ले लिया, एंगल कितना बना? 30 डिग्री। अब देखिए अगर लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होती है तो बस जस्ट अपने आप को एज्यूम करिए कि आप करंट है, अपने आप को मानना है कि आप करंट है। अगर आप वोल्टेज से पीछे हैं, आप वोल्टेज से पीछे हैं, इट मींस लैगिंग है। आप वोल्टेज से आगे हैं, इट मींस लीड है। और आप और वोल्टेज दोनों साथ साथ में हैं, साथ साथ में चल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि यूनिटी पावर फैक्टर है। तो देखिए जब भी हम लोग लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी का कॉन्सेप्ट को पकड़े तो अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है तो फाई बराबर 0 डिग्री हम लोग क्या कहेंगे भैया? यूनिटी पावर फैक्टर। ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये क्या है? फाई। कुछ एंगल है तो भैया इसको कहेंगे हम लोग लैगिंग। करंट क्या है? पीछे। अगर ये वोल्टेज है, ये यहां पर करंट है, क्या है? ये फाई, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लीडिंग। तो करंट यदि करंट वोल्टेज के साथ में है तो क्या कहेंगे? यूनिटी। करंट अगर वोल्टेज से पीछे है, करंट वोल्टेज से पीछे है तो बेटा हम लोग कहने वाले हैं कि लैगिंग है। और करंट अगर आगे है तो हम लोग कहेंगे कि लीडिंग है। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में फटाफट से जहां से मैंने शुरुआत की है वहां से नोट्स को ओपन करिए, एक बार रिवाइज करते हैं भाई, क्विक रिवीजन। तो हमने शुरुआत कहां से की है कि भैया अकॉर्डिंग टू द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, व्हेन ए कंडक्टर कट्स ए फ्लक्स और फ्लक्स कट्स ए कंडक्टर or any relative change takes place between these two, then EMF induced in a conductor। तो यहां लेंज के हमने according to the Faraday's electromagnetic induction law वोल्टेज जनरेट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर। अब जनरेटर पढ़ते हैं हम लोग मशीन में, तो हमारा काम यहां से शुरू यहां से होता है कि जो वोल्टेज आप लोगों को मिल रहा है उसका जो नेचर है, हमने कहा कि भैया साइनसोइडल है, तो साइनसोइडल को कैसे लिखते हैं? E बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो जो स्मॉल में ई और आई समझाया है वो क्या? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जो लोग अभी जुड़े हैं वो भी ध्यान से सुने। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या समझ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी समय, समय का मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, जितने भी समय पर, किसी भी समय करंट और वोल्टेज का मान। इंस्टेंटेनियस वैल्यू EM और IM क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। उसके बाद में देखिए ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में, टाइम t किसमें? सेकंड में। तो ओमेगा t को हम लोगों ने घड़ी से भी रिलेट किया है, साथ के साथ में ओमेगा t का मतलब है एक एंगल। तो हमने एंगल 0 से लेकर 90, 360 तक वेरी किया। हमने देखा कि एक साइनसोइडल वेवफॉर्म हम लोगों ने बना दिया। क्लियर है? इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहां है, मैक्सिमम वैल्यू क्या, वो हम लोगों ने ले लिया। फिर हम लोगों ने देखा है यदि दो इक्वेशन आपको दी गई हैं तो इनके हिसाब से वेवफॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल वे में वेवफॉर्म बेटा ये बना दिया हम लोगों ने ना, वेवफॉर्म ये बना दिया। ये दूसरा एक तरीका है जो आगे चल के हम लोग को बहुत मदद करने वाला है, हेल्प करने वाला है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप ये बनाकर देखें। ठीक है, ये एक और एग्जांपल मैंने लिया, ये फिर हमने लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी के लिए देखा है। तो बहुत ही छोटा सा कंटेंट अभी हम लोगों ने स्टडी किया है। और भैया मैं थोड़ा सा जिद्दी हूं कि जब तक आप लोगों को नहीं समझाऊंगा मैं बार बार चीजें रिवाइज कराता रहूंगा। और इस 1 घंटे के सेशन में यदि हमने अपनी पढ़ाई गई चीजें, या ये मानिए कि आपकी पढ़ी गई चीजों को 2-3 बार हमने रिवाइज कर लिया, तो यदि आप घर पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी लगा लेना तब भी आप लोगों का बेड़ा पार है। क्लियर है?
तो चलिए बेटा यहां से आगे चलते हैं, कुछ अलग अलग केस देखते हैं और कुछ यहां से देखते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए क्या बन सकता है। क्लियर है? जितना हम लोगों ने पढ़ा है यहां से ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। सॉरी सर आई एम लेट, थोड़ा सा यार आप लोगों के मैसेज भी पढ़ लेता ना, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाते हो हैं। थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब ही चल रही है। तो चलिए लाइव क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? तो लाइव क्लास के लिए सुन लीजिए भैया सभी लोग, 6 से 6:30 के बीच में लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। और आज तो ये बच्चे थोड़ा कम देख रहे हैं, 150 के आसपास में। कल मुझे कम से कम 400-500 अपने जितने भी व्यूअर हैं सब चाहिए लाइव ना, 6-6:30 बजे के लगभग। मैं भी सर लेट हो गया हूँ, HP SSC JEE। अच्छा जी सर, मशीन भी पैरेलल में लेकर चलें? कल यार तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कल हम लोग मशीन पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मर ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट है। जो कंटेंट बचा है या तो उसको हम लोग पूरा कर लेंगे, नहीं तो हम लोग इंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। मैं भी सर लेट हो गया हूँ। हेलो सर की तैयारी कैसे करें, महावितरण की तैयारी कैसे करें? अपने बेसिक्स को तो अच्छा रखिए, साथ के साथ में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे मशीन है, पावर सिस्टम है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, इन सब को लगातार पढ़ते रहिए, बार बार इनको रिवाइज करते रहिए। सर हम लेट हो गए सर, डिटेल में पढ़ाए। नवीन तिवारी जी, ये बेटा हम लोग डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं। मुझे कोई जल्दी है ही नहीं ख़त्म कराने की। तो हम लोग ये जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, ये डिटेल में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं। रियली यू आर ग्रेट सर। सर ऑब्जेक्टिव कैसे बुक से लगाएं? ऑब्जेक्टिव तो मैंने बार बार कहा है कि आप जिस भी बुक से पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव आप किसी भी बुक से पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस दिमाग में रखें कि जिस भी किताब से आप पढ़ते हो उस किताब से बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करें, बस ये ध्यान में रखना है। सर आप बेस्ट हो। चलिए बहुत धन्यवाद, आपको लगा ये फील हुआ। लाइव लेक्चर बाद में मिल जाएगा, डेफिनेटली लाइव लेक्चर को आप बाद में देख सकते हैं, लाइव लेक्चर को आप बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर डिजिटल एंड एनालॉग पे शॉर्ट नोट्स बनवा दीजिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिया यार मैंने शॉर्ट नोट्स ना। सर कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेबस क्या है इलेक्ट्रिकल का? कोस्ट गार्ड के बारे में यार मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ में 3 नॉन टेक के सेक्शन भी आते हैं। सर कुछ ऑब्जेक्टिव रटने जैसे लगता है। अब ज़्यादातर रटने वाला नहीं है भैया, कुछ तो रटना भी पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको PhD नहीं करना है अभी कि हर चीज़ के पीछे भागेंगे। समझने का जो कंटेंट समझने का है समझिए, जो रटने का है उसको रटिए। सर आई एम वर्किंग इन IBM ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर JEE सिंस लास्ट 1 ईयर। कितना टाइम निकालूँ? तो नौकरी वालों के लिए कल भी डिस्कस किया था, 3 से 4 घंटे तो यार निकाल लीजिए। 3 से 4 घंटे निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। सर SGVNL के सिलेबस के बारे में बताएं। देखिए SGVNL का सिलेबस का पैटर्न जो है वो प्रीडिफाइन कोई पैटर्न नहीं है, ना कुछ ज़्यादा डिस्कस किया गया है। लेकिन मुझे जो सुनने में आया है कि 120 सवाल टेक्निकल आएंगे और कुछ कंटेंट 30 के लगभग नॉन टेक सेक्शन भी आएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी टेक्निकल प्रॉब्लम? ऑल गुड। चलिए तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने टेक्निकल सेशन पर वापस आते हैं। आप लोगों के साथ में काफ़ी बातचीत हो गई। सर स्क्रीनशॉट करने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दे दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में डायरेक्ट नोट नहीं हो पा रहा है। यार आपकी ध्यान में रखूँगा इस बात को, मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते टाइम ना। कहाँ से आप पढ़ाते हैं सर? कहाँ से आप पढ़ाते हैं? कहाँ से पढ़ाऊँ यार? ये तो यार 2008 से सब तैयारी जो कर लिया है, जो पढ़ लिया है वही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ना। आपको जो किताब है, ये जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ एक किताब में मिलेगा नहीं आपको ना। 6-7 किताबों का जो अच्छा कंटेंट है वो सब है। सर आपका क्लास लेने में बहुत अच्छा लगता है। सर रोज़ लाइव, डेफिनेटली रोज़ लाइव मिलेंगे। आज की क्लास का पता नहीं चल पाया, क्लास मॉर्निंग में ही होगी या इवनिंग में? भाई इवनिंग में मैं फ्री हो जाता हूँ 6 बजे के बाद में। आप 6 के बाद में मुझे कहेंगे 7-8 बजे तक तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गौरव कुमार, द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। यार एक बच्चे ने एक सवाल भेजा है, तो 3+ नहीं तो बच्चा नाराज हो जाएगा है ना। 3+4 cos ωt, ये RMS वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो आप लोग भी देख लें। RMS वैल्यू बराबर
3 का स्क्वायर प्लस 1/2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 3 या 9 प्लस कितना हो गया 8, तो √17। ये लीजिए भाई, किस बच्चे ने पूछा था ये रहा आपका उत्तर, गौरव कुमार जी ने पूछा था ये, तो 3 + 4 cos 3t, तो भैया ये रहा √17 उसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, लाइए सवाल, अच्छे सवाल लाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए भैया नेक्स्ट आगे चलते। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है, आपको दिया है कि वोल्टेज V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा t -30 डिग्री और I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा t +30 डिग्री। क्लियर है? फटाफट से देखिए सवाल स्क्रीन पर है, फेज डिफरेंस बताइए। फटाफट से फेज डिफरेंस बताना है, फाई का मान साथ के साथ में लिखना है, लैगिंग है या लीडिंग है। शुरू हो जाइए भैया, फटाफट से आंसर दीजिए। कितना है फेज डिफरेंस का वैल्यू बताइए, कितना है, लैगिंग या लीडिंग? अभी आप मुझे दिखने रहे ना, नहीं तो मैं पूछता कैसे आया। 60। अरे लैगिंग लीडिंग भी लिखो यार आयुष जी, लैगिंग या लीडिंग भी लिखिए। 60 डिग्री लैग विशाल ने भेजा है, 60 डिग्री लैग, 60 आयुष ने लीड भेजा है, 60 डिग्री लीड, 60 डिग्री। सर बिना नॉन टेक्निकल के एसएससी क्रैक हो जाएगा? मैंने कब कहा बिना नॉन टेक्निकल के? यार 100 मार्क्स का नॉन टेक आता है तो पढ़ना ही है ना, क्लास लगाएंगे आपके नॉन टेक के भी। सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 60 लैग सर, लाइव कितने बजे से? भैया मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए, 6 to 6:30 के बीच में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 6 से 6:30 के बीच में। अरे अब तो सब काम वाम खत्म करके आ गए होंगे ना, लाइव आइए सब लोग, नहीं तो बाद में फिर पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। आई बराबर 42, साहिल क्या निकाले यार, एवरेज वैल्यू क्या होगी यार? अभी तो मैं बता देता हूँ आपको ना, अब कुछ आई बराबर कुछ वैल्यू था आपका, ये हट गया सवाल ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। अगर साइन है बेटा तो 2Im/π, ठीक है, दो पहले वाला वैल्यू है ना वो मैक्सिमम है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अपने इस सवाल पर लौटते हैं वापस में। देखिए तो रेफरेंस लीजिए, क्या है, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा t, यानी कि वोल्टेज कहां बनेगी, यहां से 30 डिग्री पीछे, करंट कहां बनेगा, यहां से 30 डिग्री ऊपर, ठीक है। तो टोटल देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में पूछा है ना, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना बना 60। करंट आगे यार, ये लैग वाले बच्चे मार खाएंगे मेरे से ना, करंट क्या है आगे, तो करंट जब आगे होगा तो हम कहेंगे कि लीड कर रहा है यार, करंट जब आगे होगा तो हम लोग कहेंगे कि लीड कर रहा है, ठीक है, तो लीड कर रहा है। अब देखिए एक और सवाल है बेटा, ये पेपर में आ चुके हैं इस तरह के सवाल, इसलिए ले रहा हूं। सवाल है V बराबर V मैक्स कॉस ओमेगा t, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा t +30 डिग्री। फटाफट से फेज डिफरेंस का वैल्यू बताइए, शुरू हो जाइए फटाफट से बताइए फेज डिफरेंस कितना है। और लैगिंग और लीड डेफिनेटली लिखना है भाई, फेज डिफरेंस बताना है और लैग और लीड के बारे में भी बताना है कि लैग और लीड भी बताना है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपको, तो जल्दी से बताइए। सर हम कोचिंग छोड़कर आपका पढ़ता हूं, आप बेस्ट है। नहीं तो ये भी आपको जितना भी कंटेंट मिल रहा है यार आपको, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं आपको जेई बनाने की जिम्मेदारी ली है, जेई बनाकर छोड़ूंगा आपको ना। आलोक कुमार साहू जी 30 लेड, बहुत लेट हो गया यार मेरे बच्चे, 30 लीड 60 लैग, अजीत भर जी 30 लीड 60 लैग। बाकी लोग सो गए क्या? ये 3-4 लोग जवाब देख रहे हैं। 30 डिग्री लीड यार, ये दीपक ठाकुर जी, भाई HP SSC छोड़ो, यहाँ आ जाओ जरा पहले। 30 डिग्री लीड लैग, 120 लीड, अच्छा जी 80 120, चलो बना लेते हैं यार, है देखिए बना लेते हैं बेटा इसको। हमने लिया रेफरेंस, ये सबसे बेस्ट मेथड है यार ये ना, रेफरेंस लिया, आपको किताबों में ढूंढने पे नहीं मिलने वाला है। देखिए यार जब भी आप डिफरेंस करते हैं, तो यार बराबर की क्वांटिटी में करते हैं ना। आप जरा सोचिए, अगर हम लोग फाइटिंग कराएं, भाई कंपैरिजन कब होता है? कंपैरिजन कब होता है? जब नापने में बराबर की क्वांटिटी हो। अगर हम लोग फाइटिंग की बात करें जो जेन्युइन है, सेम वेट वाले लोग अगर फाइटिंग करेंगे तो वो जेन्युइन है। अगर खली की फाइटिंग मेरे से करा दो तो यार वो तो मसल देगा ना भाई। तो क्या है कि वेट क्या है, तो सेम इसमें होना चाहिए कि सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होगा, तभी आप कंपैरिजन करेंगे।
सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होगा तभी आप कंपैरिजन करेंगे। तो cos ओमेगा टी को क्या लिखने वाले हैं बच्चे, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप देखिए जरा, यहां से 90 डिग्री आगे आप बनाने वाले हैं वोल्टेज, यहां से 30 डिग्री आगे, भाई ये तो 90 हो गया ना, ये तो 90 हो गया, यहां से 30 डिग्री आगे आप बनाएंगे करंट को। तो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना, 60 डिग्री। और करंट क्या यार, पीछे, तो करंट जब पीछे होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लैग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है भाई। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, चलता रहेगा क्लास, अभी अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगने तो बढ़िया बात है यार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यार, आप लोगों का एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूं। किसी भी बच्चे का भैया अगर पेपर में आ गया तो यार ये पछताना नहीं पड़ेगा कि एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया है। हमारे बच्चों के लिए तो 0.25 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बेटा ये वोल्टेज बराबर वी मैक्स कॉस ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री और आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। बताइए फाई का मान, लैगिंग, लैग और लीड। चलो यार बताओ फटाफट से, मेरे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट भरपूर है। विदेश कश्यप, सॉरी फॉर रॉन्ग आंसर, थोड़ा ट्राई दिस वन यार। मेरे बच्चे हारना क्या है, करो इसको, करो इसको फटाफट से करिए। कितना, फटाफट से बताइए। 30 डिग्री लीड, कितने आवर्स की लाइव क्लास होगी, चलने दो यार, जितनी चल रही है क्या दिक्कत है। सॉरी सर 60 लैग। अरे इसका बताइए, इसका, ये दो इक्वेशन लिखाइए, वीएम और आईएम ना, इसका बताइए भाई। 90 डिग्री लीड, सुधांशु ने भेजा है 0। रॉक कुमार सेम फेज, इसका मतलब कॉन्सेप्ट पकड़ गए यार, सेम फेज। चलिए चलिए और बताओ। यूनिटी, टाइम चेंज हो गया क्या सर? यूनिटी, इस पे ध्यान दो यार, अभी ना बाद में बात करेंगे आपसे भी है। 0 क्या, राकेश कुमार यादव क्या, 6:30, 6 और 6:30 के बीच में क्लास लगती रहेगी। यूनिटी, यूनिटी सेम, वेरी गुड यार। अब लग रहा है कि आपको पढ़ाई लिखाई सफल हो गया है। 0 0 सेम फेज। 90 लीड वाला कौन है? सैयद जुएर जी, गलत यार ये। चलिए तो बना के देख लेते हैं। चलिए तो ये क्या है भाई, 0 डिग्री रेफरेंस। देखिए cos ओमेगा टी को इधर करा देते हैं, v बराबर v मैक्स, cos ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस 30, तो v मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 60 और i क्या है, i मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 60। तो यहां भी 60, ये भी 60, फाई बराबर कितना, 0 डिग्री। और इसका मतलब क्या है यार, यूनिटी पावर फैक्टर। तो कुछ बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बेटा ये था हमारा फेज डिफरेंस को देखने का एक तरीका। और यहां से एसएससी में एक सवाल तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, साथ के साथ में गेट में भी सवाल पूछा गया है। तो चलिए पेपर में क्या क्या मिला है उसकी बात में करेंगे, पहले अपने कॉन्सेप्ट पर वापस चलते हैं। तो अब देखिए, कसम खा लीजिए कि लैगिंग और लीडिंग में आप लोगों को 1 नंबर कमाना है, गलत नहीं करना है। 3-4 अलग अलग केसेस मैंने लिए हैं, इतने ज्यादा वेरिएशन आपको पेपर में भी नहीं मिलेगा, लेकिन यार प्रैक्टिस करिए, पेपर कहीं से भी बन सकता है, हम लोगों को परवाह नहीं है। मेरा एक एक बच्चा सॉलिड तरीके से पेपर करेगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं यार एवरेज वैल्यू पर। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, नेक्स्ट चल रहे हैं एवरेज वैल्यू पर। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू हम लोग यार साइनसोइडल, कोसाइन फंक्शन ये सब तो बाद में देखेंगे। पहले देखते ये हैं कि एवरेज वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और अलग अलग वेवफॉर्म के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, या स्क्वायर वेव के लिए, रेक्टेंगुलर पल्स के लिए, या किसी मिक्स के लिए हम एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एवरेज वैल्यू का जिक्र करें कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है इट इज ए कंटेंट ऑफ डीसी विच प्रेजेंट इन एसी।
कुल मिला के एवरेज वैल्यू में आप वो कंटेंट को देख रहे हो जो एसी में डीसी का कंटेंट अवेलेबल है। इट इज अ कंटेंट ऑफ डीसी विच प्रेजेंट इन एसी। एवरेज वैल्यू बेटा देखिए, एवरेज वैल्यू जब भी हम निकालेंगे, एवरेज वैल्यू जब भी हम लोग निकालेंगे बेटा, तो आपको लिखना है एरिया अंडर वन साइकिल, एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड या अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वन साइकिल। तो मतलब क्या है, टाइम पीरियड। देखिए यार, मुझे ये लगा है बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने कुछ बेसिक टर्म इसलिए डिस्कस नहीं किया है कि बहुत ही ज़्यादा आसान थे। जैसे मैंने आपको बताया नहीं है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है बेटा, हर्ट्स है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चलिए यार बता देता हूँ, नहीं तो बच्चे बाद में कहेंगे कि सर ने छोड़ दिया। तो बेटा इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, आप नोट्स में लिख लें, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन साइकिल। देखिए आप लोगों को बेटा एक एक चीज लिखवा रहा हूं कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक एक चीजें मैं लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड है वन सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फिर है बेटा टाइम पीरियड टी, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, और ये क्या है, सेकेंड। तो इसमें क्या है, टाइम टेकन, या पूरा लिखवा देता हूं बेटा, इट इज ए टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी कि एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। दोनों में अगर रिलेशन देखें तो T बराबर होता है 1/f। क्लियर बेटा, 1/f। अगर हम लोग देखें, एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या रखेंगे बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं बेटा ओमेगा से, और लिखते हैं ओमेगा बराबर 2πf रेडियन पर सेकेंड। अगर हम लोग साइनसॉइडल सप्लाई की बात करें या एसी सप्लाई की बच्चों बात करें, तो हम लोग बनाते हैं बेटा ये, इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी कि एक साइकिल में टोटल कितने हाफ साइकिल है बेटा, 2, यानी कि ये एंगल कितना, 180, ये कितना, तो 2π तक आप बनाते हैं बेटा कंप्लीट एक साइकिल। क्लियर बेटा। अब देखिए सो मॉडम 50 नंबर, क्या यार ये ट्रिगोनोमेट्रिक नोट अंडरस्टैंड। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन में है तो दूसरा भी साइन में होगा, तभी कंपैरिजन करेंगे, या तो दोनों कॉस में हो या दोनों साइन में हो। ठीक है जी, चलिए अपने यहाँ वापस लौटते हैं। एवरेज वैल्यू बराबर एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड। तो बेटा ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो मुझे लगा आप लोगों को आती है, लेकिन मैंने फिर भी यार बच्चों लिख दिया है। क्लियर है, एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड। देखिए बेटा, अगर हम लोग सबसे पहले, अब हमारे लिए क्या है, चैलेंज क्या है, एरिया। अब देखिए अगर हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, ये लेंथ हम लोगों को दी गई है L और ये दिया गया है B, तो हम एरिया क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ L इंटू बी। क्लियर है। अगर हम लोग बेटा ये कहें कि ये दिया है, ये L है, ये B है, और यहां से यहां तक ये L है, और आपने बेटा इसको आधा काट दिया, ये ना डायगोनल ऐसे ना, इसको कट कर दिया, आधा कट कर दिया, ट्राइंगल बन गए 2। तो बेटा इसका एरिया होगा 1/2 L इंटू बी। क्लियर है बेटा। अब एरिया को कैलकुलेट करने का हम दूसरा मेथड पर चलते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेट करके हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इस मेथड को समझने की इसलिए कोशिश करेंगे कि जब हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इस मेथड को हम लोग यूटिलाइज करते जाएंगे। अगर हम लोग देखिए यहां पर देखें, क्या है, एक्स एक्सिस है। लो यार आपको एक एक बेसिक चीज पढ़ा देता हूँ ना, वाई एक्सिस है, मैथमेटिक्स भी बता देता हूँ। ये हम लोगों ने देख लिया है कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर बेटा हम लोग यहां पर देखें कि ये दिया है आपको L और ये दिया है B, तो मैंने कहा कि हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से
कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, अगर हम लोग देखें यहां पर बताएंगे कि 0 से लेकर ये कितना है L तक, और ये कितना है यहां पर 0 से लेकर B तक। तो जब भी आप एरिया की बात करेंगे, एरिया बराबर, आप देखिए अगर आप लिमिट x की रख रहे हैं, अगर आप लिमिट x की रख रहे हैं तो आपको ध्यान देना है इंटीग्रेट भी x के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे आप, 0 से लेकर L। अब वैल्यू रखिए बेटा y की, y, तो yx पे वैल्यू अभी बताऊंगा बेटा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में। तो 0 से लेकर L, y का वैल्यू देखिए b, तो हमने रखा यार यहां b इंटू dx बराबर b हमने बाहर ले लिया, तो dx से कितना आ गया, इंटीग्रेट x 0 टू L, यानी कि b L माइनस 0 मीन्स एल बी। तो देखिए ये तो डायरेक्ट लिखा, लेकिन ये इंटीग्रेशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, ये इंटीग्रेशन में जो भी साइनसॉइडल या वेवफॉर्म आएगी, ये बेटा एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है, काफी यूजफुल होगा। अब अगर कोई बच्चा जिद करे कि सर हम तो इस मेथड से निकालेंगे कि नहीं, हम तो yx की लिमिट रखेंगे, तो रख लो, क्या दिक्कत है। तो अगर 0 टू b रखें, फिर यहां क्या xx की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितना लिखेंगे आप लिखेंगे l, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, किसके, dy के रेस्पेक्ट में। l को बाहर ले लिया, क्या मिलेगा y 0 टू b, लिमिट रखेंगे l, b माइनस 0, क्या मिलेगा LB। तो ये लीजिए भैया, मैथमेटिक्स भी आप लोगों को बता दिया है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ कन्वर्ट कोस टू साइन, ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या, चलिए बाद में देखेंगे यार। तो आपने देख लिया कि एरिया निकालने का लंबाई गुना चौड़ाई 1/2 L इंटू बी, ये अलग मेथड है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन मेथड। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं कि अलग अलग वेवफॉर्म के लिए आप एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए जी, सॉरी यार मैं बार बार भूल जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देना है, नेक्स्ट वीडियो में रट के आऊंगा इस चीज को, आज के लिए समझ आते हैं भैया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम लोग ना, कुछ बेसिक सवाल लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं बेटा, ये टाइम दिया है t, यहां पर दे दिया है वोल्टेज v, ये वेवफॉर्म दी गई है बेटा, ये क्लियर है। यहां पर दे दिया ये टाइम t है, और जो मैग्नीट्यूड है यार ये vm है। तो या तो आप ये समझ लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर पल्स है, रेक्टेंगुलर पल्स है। अभी हम लोग देख लेंगे स्क्वायर के लिए भी। पहले एरिया निकालिए, एरिया कितना है, आप कहेंगे कि सर Vm गुणा T। देखिए बेटा 0 लेवल से स्टार्ट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम पीरियड कितना है, 0 से लेकर T तक, तो T। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे कि V एवरेज बराबर एरिया अपॉन टाइम पीरियड। एरिया कितना है, Vm गुणा T, अपॉन में T, तो T से T कैंसिल हो गया, कितना एवरेज वैल्यू मिल रहा है, Vm वोल्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि रेक्टेंगुलर पल्स के लिए एवरेज वैल्यू कितना मिल रहा है, Vm मिल रहा है। अब इसी को बेटा स्क्वायर वेव के लिए बनाइए। हमने देखा कि स्क्वायर कैसे हो सकता है, स्क्वायर तभी तो होगा अगर ये Vm है, तो भैया ये टाइम भी आपको Vm दिया है ना, दोनों सेम है, स्क्वायर हो गया। तो अगर हम एरिया निकाले बेटा, तो कितना Vm स्क्वायर, और टाइम पीरियड कितना दिया है, बोलो Vm, T बराबर क्या है Vm, तो V एवरेज बराबर Vm स्क्वायर अपॉन Vm। तो बेटा क्या मिल रहा है, Vm वोल्ट। तो देखिए भैया रेक्टेंगुलर पल्स और स्क्वायर के लिए कितना एवरेज वैल्यू मिल रहा है Vm। अब देखिए अगर मैं, बहुत सिंपल सा पेपर है बेटा, यहां पर मान लिया आपको 5 दिया है, ठीक है, और ये वोल्टेज आपको बेटा 200 वोल्ट दे दिया, और आपसे पूछा है कि एवरेज वैल्यू बताइए। तो आप फटाफट से क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू बराबर 200 वोल्ट। अब आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन बस ये सिंगल पल्स के लिए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अगर हम लोग ये देखें, ध्यान से देखेंगे, अब न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। अगर बेटा हम लोग ये कहें, एक सवाल गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, हम लोगों ने ले लिया टाइम t यहां पर। चलिए करंट के लिए बना लेते हैं भाई,
ये दिया है 10 एम्पियर, ये दिया है -2 एम्पियर, ये दे दिया आपको 8 एम्पियर, ठीक है जी। और फिर यहीं से ये रिपीट करा दिया है 10 एम्पियर और फिर बेटा ये -2 एम्पियर। ये सवाल दिया है आपको। यहां दे दिया 0, यहां दे दिया 2 4 6 8, ऐसे कंटिन्यू है। तो बेटा आई एवरेज वैल्यू बताइए। चलिए फटाफट से शुरू हो जाइए मेरे बच्चों, एवरेज वैल्यू बताइए कि हाउ टू फाइंड एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बताइए फटाफट से। अरे 60 हर्ट्ज ज़्यादा हीट जनरेट करती है और इंडिया का इन्वायरमेंट हॉट कंडीशन के, इसलिए 50 हर्ट्ज उसके, लेकिन वेस्टर्न कंट्री का क्लाइमेट। बेटा इसका कारण चौधरी जी ये नहीं है, इसका कारण पर भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर वाई 60 हर्ट्ज नॉट यूज्ड इन इंडिया, तो इस पर भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले यहाँ पर आ जाइए, इसका उत्तर दे दीजिए आप ना। सर व्हाट इज योर व्यू ऑफ एम हांडा एंड ए हांडा। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं है। पहले इसका उत्तर बताइए, आप मुझे इधर उधर की बातों में मत उलझाइए। 50 एम्पियर, बेटा यूनिट साथ में लिखिए प्लीज़। 50 एम्पियर वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ यूनिट साथ में लिखिए। सर जी टेम्परेचर कॉफिशेंट, भाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फिर से, जो करवा रहा हूँ प्लीज यहाँ पर देखिए, इसका जवाब चाहिए मुझे। अब अगर इन सब चीज़ों को मैं छोड़ के आपको पढ़ाने लग जाऊंगा, अभी का अभी मैं बात करने लग जाऊंगा कि चलिए पावर सिस्टम में इंडक्टेंस कैलकुलेशन देखते हैं, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा ना। फिर तो ये फॉर्मेलिटी होगी, जैसे बाकी लोग यूट्यूब पर लगे हुए हैं फिर तो हम लोग भी लग जाएं। लेकिन भैया हम लोगों का काम यहाँ सिर्फ यूट्यूब पर लगना नहीं है, आप लोगों तक ये क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर्ड करना है। तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, कितना एम्पियर होगा। आप लोग भी सोचते होंगे यार ना, बढ़िया अपना सर के लेक्चर देखना बढ़िया भारी पड़ रहा है हम लोगों को तो है। सर 28/6 एम्पियर, 5.3, 24 एम्पियर। एफर्ट तो करिए प्लीज मेरे बच्चों, ट्राई तो करिए कुछ। 28/6, 5.3 एम्पियर, 24 एम्पियर, 13/3 एम्पियर। फटाफट से आंसर दीजिए। 5.3 एम्पियर, 24 एम्पियर, 13/2 एम्पियर, 19 एम्पियर, 24 एम्पियर। उत्तर बताते रहिए। 26, अच्छा जी 24 एम्पियर। सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का मैच नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए सबसे पहले तो बेटा आप ये देखिए कि यहां पर साइकिल कहां तक है, तो साइकिल को आप समझ लीजिए। साइकिल जब भी आप देखेंगे, साइकिल का मतलब है जितने के बाद में सेम चीजें रिपीट होने लग जाए, जितने के बाद में वो सेम चीजें रिपीट होने लग जाए उसको साइकिल कहेंगे। दैट्स ऑल, सिंपल। जितने के बाद में चीजें रिपीट होने लग जाए। अब यहां देखना है 4 के बाद में नहीं रिपीट हुआ, लेकिन 6 के बाद में फिर से यही चीजें रिपीट होने लग गई। 10, -2, फिर आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक भैया t बराबर कितना है, 6 सेकेंड है। तो t बराबर तो 6 है। अब देखना एरिया अंडर 1 साइकिल, तो एरिया अंडर 1 साइकिल यहां देखिए ये कितना दूरी 2, तो 10 दूनी 20। यहां एरिया कितना है 20। यहां से यहां तक कितना है 2 और -2, तो -4। क्लियर है। यहां से यहां देखिए कितना है 2, तो भैया ये कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 36 -4, तो कितना मिल रहा है 32। ठीक है 20, 16, 36 माइनस के 4 भी तो करेंगे आप। तो एवरेज वैल्यू में स्क्वायर नहीं है, समझिए माइनस के 4। अगर हम लोग टोटल मैं समझाऊं, एरिया बराबर बेटा क्या लिखेंगे 20 + 16 माइनस के 4, तो टोटल कितना आएगा 32। ठीक है। अगर हम लोग बात करें आई एवरेज की जो हम लोगों को निकालना है, तो 32/6 एम्पियर, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है जी। तो ये काफ़ी लोगों ने, कुछ बच्चों ने बताया भी है, कमाल है। हाँ थोड़ा लेट आया यार पंकज, लेकिन बताया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वे में, अब देखिए इसी तरह के न्यूमेरिकल पर चलना है।
अब देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं हम लोग। न्यूमेरिकल दिया है बेटा ये, मुझे उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो इसी पर आधारित न्यूमेरिकल दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं बेटा। यहाँ पर 10 एम्पियर है, करंट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, फिर से यहाँ 15 है, 17 है एंड 20 है। ठीक है जी, -5 और 5। शुरू हो जाइए फटाफट से, आई एवरेज का मान बताइए, जल्दी से एवरेज वैल्यू बताइए, एवरेज वैल्यू बताइए, शुरू हो जाइए भाई फटाफट से, एवरेज वैल्यू बताइए। एवरेज वैल्यू सॉल्यूशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सॉल्यूशन करिए, कोई टेंशन नहीं है। बताइए एवरेज वैल्यू। 30/7, 30/70, 3 एम्पियर। आलोक बेटा कितना है ये? 10, 3 एम्पियर, 15, 1.5, 30/10। सर जी UPPCL जेई में यार लगभग 95-100 से तो ज़्यादा ही मार्क्स होने चाहिए, तभी थोड़ा सा सेफ रहेंगे। सदानंद जी 40/7। यार यही दिक्कत है, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हो। कॉन्सेप्ट पकड़िए तब जवाब दीजिए। सबसे पहले यही देखिए ना भाई, टाइम पीरियड। यार टाइम पीरियड क्या है? जिसके बाद में सेम चीजें रिपीट होने लग जाए। इस कंटेंट को ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं, स्किप करके जाते हैं वेवफॉर्म को, कि आरएमएस वैल्यू से बचते हैं लोग, एवरेज वैल्यू निकालना वेवफॉर्म से बचते हैं, और इस कंटेंट को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब देखिए भाई, जितने के बाद रिपीट होने लग जाए, रिपीट कहां के बाद में हो रहा है? देखिए सेम मैग्नीट्यूड ना, अगेन 10, अगेन 5, ये 5 एम्पियर, तो कितने टाइम के बाद में रिपीट हुआ है? तो आप कहेंगे 10 के बाद में, तो टाइम पीरियड T बराबर 10। अब एरिया निकालिए ना, ये कितना है? यहाँ पर 5 है, तो ट्राइंगल के लिए क्या लिखा है? 1/2, 10 × 5, कितना बचा? यहाँ पर 25। ठीक है, यहां से यहां देखिए भाई, 7 में से 5 2, तो -10 यहां पर हो गया। तो अभी फिलहाल अगर 25 - 10 करें तो भैया अभी मिल रहा है हम लोगों को 15। यहां पर कितना है? 3 और 5, कितना मिला? 15। तो टोटल अगर हम लोग एरिया लिखें तो एरिया कितना हो गया? 15 + 15 यानी कि 30। एवरेज वैल्यू क्या आएगी? आई एवरेज वैल्यू आएगी 30/10 यानी कि 3 एम्पियर। एक्सीलेंट, कुछ बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया है। क्लियर है? तो ये था हमारा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने लिया है। हाँ, कुछ बच्चे 5/2, 55/20, ये 25/7, 5/2 वाला कहाँ है? ये 5/2 कैसे यार? देखिए ना कि टाइम पीरियड क्या है यार, टाइम पीरियड पकड़िए सवाल को, सवाल को पकड़ना जरूरी है भाई। तुक्का ना मारे, अवॉइड करे इस चीज को, तुक्का नहीं मारना है भाई, सवाल को पकड़िए कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों का पनिशमेंट फिर ये है, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये 0, 5, 10, 15, 20, 25 आई है। तो चलिए 10 यहाँ पर हो गया 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। यहाँ पर ले लेते हैं -2 एम्पियर, अगेन 10, अगेन 5, यही चीज़ें रिपीट हो रहा है। आई एवरेज बताइए, एवरेज वैल्यू बताइए। जैसे सवाल कराने लगता हूं ना तो लोग बच्चे भागने लग जाते हैं। आ जाइए फटाफट से भैया, बताइए आई एवरेज बताओ फटाफट से। पहले आप लोगों को ये दिक्कत थी कि क्लास कम है, हैं? अब क्लास लंबी चलने लगी तो आप लोग लापरवाही करने लगे।
जल्दी बताइए आंसर क्या है। 5.5 एम्पियर होगा 40/15 होगा 40/15, 40/15, 10/15, 3 एम्पियर का यूनिट क्या था प्लीज। ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी का क्या यूनिट है? एफिशिएंसी का तो कहीं भी यूनिट नहीं है भाई, वो परसेंटेज में आता है, उसमें यूनिट क्या लिखेंगे? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो यूनिट क्या लिखेंगे? 27.5 एम्पियर 55/2, 40/15, 40/15। और लोग बताइए भाई, यहाँ ध्यान दो भी, ट्रांसफॉर्मर को छोड़ो जरा, यहाँ ध्यान दो। 5 एम्पियर देखिए जी, टाइम पीरियड कितना है यहाँ से यहाँ, देखिए इसके बाद में तो सब चीज़ें रिपीट हो रही है, तो T बराबर 50। अब एरिया निकाल लीजिए, आप क्या कहेंगे? 1/2 × 10 × 5, तो ये कितना हो गया हमारा? 25। फिर देखना यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 1/2 5 × 5 यानी कि 25/2। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है? 5, और ये कितना है? -2, तो माइनस के 10, तो टोटल कितना मिल रहा है हम लोगों को? 25 और -10, तो कितना हो गया? 15 + 25/2, 15 दूनी 30 + 25/2, 5 ही हो गया, 3 और 2 सॉरी 55/2। तो बेटा ये तो एरिया है, तो हम एवरेज वैल्यू चाहते हैं, आई एवरेज कितना आएगा? तो 55/2 × 15, तो 55/30 एम्पियर, ये एवरेज वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट ने सही जवाब भी दिया है, काफ़ी तो अभी लगे हुए हैं, क्या क्या बता रहे हैं पता नहीं यार, इस चीज़ को समझे। तो भैया यही था कि आज आपकी दूसरी लाइव क्लास हो गई, और टाइमिंग एक बार अगेन फिर से बता दूं कि आप लोगों की शिकायत ये थी कि सर आप थोड़ा छोटी क्लास ले रहे हो, 20, 30, 40 मिनट तक क्लास जा रही थी। आपकी सब शिकायतें दूर हो गई, अब मेरी पूरी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा जाएगी। और ग्रुप की बात कुछ बच्चे कर रहे थे, तो भैया ग्रुप में नंबर बहुत ज़्यादा है यार, सेव करने में भी टाइम लग रहा है, उतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ग्रुप भी बन जाएगा आप लोगों का। अगर किसी एग्जाम से रिलेटेड भैया कोई दिक्कत है तो फटाफट से मुझे कमेंट करिए, 2-4 मिनट आप लोगों के लिए और सही, फटाफट से बताइए अगर कोई दिक्कत है। तो सर आप लाइव कितने बजे आते हैं? फिर से बता दूं भाई, 6 से 6:30 के बीच में लाइव मिलेंगे। चलिए, तो आई थिंक सभी ने इस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, जो मुझे उम्मीद है लास्ट में आते आते तो आप लोगों के आंसर सही हो गए हैं। कुछ इन बच्चों से थोड़ा सा मेरा निवेदन है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उसी टॉपिक को पहले समझे। मैंने पहले से ये समझाया है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे कि एक ही दिन में सब समेटने की कोशिश करे कि हम लोग सब समेट ले, ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप लोग कहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे करके एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ में सब चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, सब चीज़ों को फिनिश करेंगे। तो क्या है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को भाई जोड़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि इसको सब छोड़ के हम लोग कहीं और निकल लें, तो धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये सब चीज़ें आप लोगों को इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि आप लोग एक क्वालिटी एजुकेशन आप लोग देखें और इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।